हड्डी बनने का प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है और इन ओपन रिडक्शन सर्जरी परफॉर्म की जाती है। द बोन एंड्स आर ब्रॉट टुगेदर, और इस तरह जो हड्डियों को जो टूट गई थी, दो हिस्से हो गए थे, उनको क्या पास लाया जाता है एंड ज्वाइन विद पिन्स एंड वायर लगा दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हीलिंग टाइम देख लेते हैं। ये जो फ्रैक्चर हुआ है, हीलिंग टाइम क्या है, इसको कितना अरसा लगता है भरने में। आफ्टर ब्रोकन बोन, जब हड्डी जो है वो टूट जाती है, इज रिड्यूस हो जाती है, इट इज इमोबिलाइज्ड। जब हड्डी टूटती है, इज रिड्यूस, उसको दोबारा उसकी पोजीशन पे लाया जाता है। अगर एक चीज को हम जोड़ें और वो हिलती रहे तो वो कभी भी जुड़ेगी नहीं, इसलिए जब हड्डी को दोबारा उसकी पोजीशन पे लाया जाता है, उसे इमोबिलाइज किया जाता है ताकि हरकत ना हो। बाय कास्ट या तो प्लस्तर कर दिया जाता है या कोई बेल्ट बांध दी जाती है, सांचा लगा दिया जाता है ताकि वो हिले ना। एंड बाय ट्रैक्शंस। अब ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा, या तो किसी रस्सी के साथ टांग को ऊपर की तरफ बांध दिया जाता है ताकि जल्दी हीलिंग प्रोसेस हो जाए, तो ट्रैक्शन किया जाए, या तो कास्ट या ट्रैक्शन, टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन, ताकि जल्दी जल्दी क्या है, जो हड्डी टूटी है वो अपनी दोबारा असली पोजीशन में आ सके। हीलिंग टाइम इज 10 to 20 वीक्स है, ये में रखिएगा। हीलिंग का जो टाइम है, हड्डी का जो भरना है, जो टूट गई है दोबारा बनना है, वो 8 से 12 हफ्ते लेगा। बट इट इज मच लॉन्गर फॉर लॉन्गर, लेकिन ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है। और वेट बेयरिंग बोन्स, जैसे कि टांगों की हड्डियां, क्योंकि वो वजन उठाती हैं, कूल्हे की हड्डियां जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, तो बेसिकली ये वजन उठाने वाली हड्डियां हैं। अगर ये फ्रैक्चर होती हैं तो इनको ज्यादा टाइम लगेगा, ये ज्यादा टाइम ले जाएंगी। एंड फॉर बोन्स ऑफ एल्डरली पीपल्स, और जो बोन्स हैं बूढ़े लोगों की। अब बूढ़े लोगों से क्या मुराद है, बूढ़े लोगों में होता क्या है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अब आप सब जानते हैं जब ओल्ड एज हो जाती है तो जो ब्लड है बेसिकली वो थिक हो जाता है। जब ब्लड थिक हो जाता है तो जो सर्कुलेशन है ब्लड की, सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डी का बनना है वो क्या होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है और टाइम लेता है। अगर यंग में हड्डी टूटे तो वो जल्दी जुड़ जाती है, बच्चों में टूटे तो वो जल्दी बन जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो जल्दी होता है। तो ऐसे ओल्ड एज लोगों में, एल्डरली पीपल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है और प्रॉपरली सप्लाई ब्लड को नहीं जाती, हड्डी को नहीं जाती, इसलिए उसको टाइम लगता है बनने में। उसके बाद ये तो हो गया हीलिंग प्रोसेस। अब रिपेयर के प्रोसेस है, बॉडी में किस तरह जो रिपेयरिंग का काम होता है, हड्डी जो टूट गई है बॉडी उसको किस तरह परफॉर्म करती है, उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आती है। द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर टेक प्लेस इन 4 फेजेस। ये बात ध्यान में रखिएगा, 4 फेजेस हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। अब ये बात का यही शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज या एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स। फेजेस बता दे सिर्फ आप हमें, या इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इससे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। फिगर्स जितने भी आएंगे वो सारी एमसीक्यूज होता है। सबसे पहली फेज है हीमाटोमा फॉर्मेशन। देखिए पहले लफ्ज को समझना आपने, हीमाटोमा क्या होता है। बेसिकली हीमा का मतलब ब्लड, टोमा का मतलब क्लॉट, खून का लोथड़ा बनना, फॉर्मेशन होना। जब हड्डी टूटेगी तो जो ब्लड सप्लाई हो रही होगी हड्डी को, वो ब्लड कैपिलरीज जो होंगी वो टॉर्न हो जाएंगी, वो फट जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो कैपिलरीज से बाहर निकलेगा। और आप ये जानते हैं बात, जब ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलता है तो ब्लड कोगुलेट होने लग जाता है, यानी कि क्या होता है, क्लॉटिंग होने लग जाती है और ब्लड जम जाता है वहां पे, इसलिए हम हीमाटोमा फॉर्मेशन का नाम ले रहे हैं। अभी डायग्राम भी बना के दिखाते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन पहली फेज, व्हेन अ बोन ब्रेक्स, जब हड्डी टूटेगी, द ब्लड वेसल इज बोन इटसेल्फ एंड परहैप्स इन सराउंडिंग आर टॉर्न रिजल्टिंग हेमरेज हो जाएगी। अब ये 3 बातें यहां बताई जा रही हैं। एक बात यहां बताई जा रही है कि जब हड्डी टूटेगी
जो ब्लड वेसल्स हैं इन द बोन इटसेल्फ वो भी ब्रेकअप हो जाएंगी, एंड परहैप्स इन द सराउंडिंग आर टॉर्न, और जो इर्द गिर्द की ब्लड कैपिलरीज होंगी वो फट जाएंगी रिजल्टिंग, जिसके नतीजे में ह्यूमरेज हो जाएगा। जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, उसे हम ह्यूमरेज कहते हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया उसको, तो ह्यूमरेज का मतलब होता है ब्लड कैपिलरीज का फटना और ब्लड का अंदर फ्लो करना, कैपिलरी से बाहर निकल जाना। तो अंदरूनी जो ब्लीडिंग है बॉडी के अंदर, बज़ाहिर स्किन से कुछ महसूस नहीं हो रहा होता, बज़ाहिर स्किन को कोई खराश नहीं आती, लेकिन इंटरनली चोट ऐसी लगती है कि हड्डी टूट जाती है और वो जगह स्वेलिंग हो जाती है। अब होगी कैसे स्वेलिंग, वो पहला मरहला हमने पढ़ लिया कि ब्लड कैपिलरीज टॉर्न हो जाएंगी, फट जाएंगी, जिसकी वजह से हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा क्योंकि ब्लड लीकेज हो रहा है। अब कैसे होता है ये देखिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये एक बोन है, ये मिसाल के तौर पर एक बोन है। अब ये बोन्स दरमियान से फ्रैक्चर हो जाता है, इसको ये टूट जाती है दरमियान से। ये आपके सामने है, बोन्स हैं बेसिकली, क्या हुआ दरमियान से टूट गई। अब जो ब्लड सप्लाई इसको आ रही होगी, जो ब्लड सप्लाई इसको आ रही होगी वो भी क्या होगी, वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने से बेसिकली क्या होगा, तो यहां पर खून जमना शुरू हो जाएगा और खून जमने से हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि यहां पर क्या होगा, हीमाटोमा फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड जो है बेसिकली यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह बेसिकली हीमाटोमा फॉर्मेशन, ये क्लॉट बन जाएगा इस तरह। तो बेसिकली बताने का मकसद आपको ये यहां पर है कि जैसे ही हड्डी टूटेगी, जो कैपिलरीज आ रही हैं वो भी टोन फट जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड लीकेज होगा, ब्लड लीकेज को हेमरेज कहते हैं, और जिसकी वजह से हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि खून को जमाने वाले एलिमेंट आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे जो खून को जमाना शुरू कर देंगे। उसके बाद एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में हीमाटोमा अ मास ऑफ द क्लोटेड ब्लड बन जाएगा, फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट, जहां पे फ्रैक्चर हुआ होगा। सून आफ्टर बोन सेल डिप्राइड। अब बात यहां पे समझने वाली है, देखें जब यहां पर हीमाटोमा फॉर्मेशन बन गया तो ब्लड सेल को तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो क्योंकि रास्ता टूट गया, जैसे ब्रिज टूट जाता है तो रास्ता रास्ता मुनकता हो जाता है दो इलाकों का, अगर कोई ब्रिज टूट जाए, पुल टूट जाए, तो इस तरह हड्डी टूट गई है दो हिस्सों में, तो अब ब्लड जो कैपिलरी वो भी फट गई है जो खुराक लेकर आ रही थी। अब ब्लड सेल को खुराक नहीं मिल रही ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, हड्डी को खुराक नहीं मिल रही, इसलिए वो कह रहा है बोन सेल डिप्राइड, महरूम हो जाएंगे ऑफ द फूड, उन्हें खुराक नहीं मिलेगी। हिमाटोमा हुआ, मास ऑफ द क्लॉटेड ब्लड हुआ फ्रैक्चर साइट पर, और उसके बाद बोन सेल महरूम हो गए खुराक से, बिगन टू डाई, और वो मरना शुरू हो गए। एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम स्वेलन एंड हैंस पेनफुल, और जो टिश्यूज हैं फ्रैक्चर साइट पर वो सूजन शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके बाजू का अगर फ्रैक्चर हुआ है या टांग का, वो जगह सूजने लग जाएगी, वो मसल जो होंगे वो सूजने लग जाएंगे, बेसिकली हमें सूजन महसूस होगा, पेन महसूस होगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो बेसिकली इसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ये होगी पहली स्टेज। उसके बाद सेकेंड स्टेज है जिसे हम नाम देते हैं कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस फॉर्मेशन क्या होता है, अब सब जानते हैं जब भी हमारे स्किन पे अगर कोई चोट लगती है तो हमें सबसे पहले स्किन का एक, जिसे हम कहते हैं खरिंड आता है, जैसे हमने कैलस खरिंड को कहते हैं, एक पहले हल्का सा खरिंड आता है, उसके बाद वो डार्क होता है और उसके बाद वो उतर जाता है और स्किन नहीं आ जाती है। इसी तरह आपने कैलस फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर भी पढ़ी है। तो हड्डी जो अंदर टूटी है पहले उसकी सॉफ्ट कैलस बनेगा, एक खरिंड बनेगा पहले, कैलस फॉर्म है। नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस बिगेन टू फॉर्म इन 3 to 4, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सॉफ्ट कैलस या कैलस फॉर्मेशन 3 से 4 हफ्तों में बनेगा इंजरी के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 1 month कहते हैं, 3 to 4 week। कैपिलरीज ग्रो इनटू द, अब कैपिलरीज ग्रो करने लग जाए इनटू हीमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस। अब ये बात बहुत समझने वाली है, देखें जो भी फ्रैक्चर हुआ था बोन का,
ये ज़हन में रखिएगा। वहां पर मैंने आपको बताया हीमाटोमा फॉर्मेशन हुआ, वहां पर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गया। अब हीमाटोमा फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो गया। अब ब्लड कैपिलरीज की ये खासियत है, जैसे सॉफ्ट कैलस बनेगा ब्लड कैपिलरीज ग्रो करना शुरू कर देगी, ब्लड कैपिलरीज ग्रो करना शुरू हो जाएगा और ब्लड सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। अब जब ब्लड सप्लाई आएगी तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी होंगे और ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट ब्लड सेल यहां पर। तो ग्रो इनटू द हीमाटोमा, कैपिलरीज हीमाटोमा में ग्रो करने लग जाएंगी एंड क्लियर अप द डेब्रिस। और जो गंध है, गंधमन जिसे हम कहते हैं हड्डियों का चूरा होना या जो खून के लोथड़ा जमा हो वहां पर, वो वाइट ब्लड सेल आके डेब्रिस को क्लियर कर देंगे। तो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा, ब्लड कैपिलरीज ग्रो करने लग जाएंगी, ब्लड सप्लाई आने लग जाएगी, ब्लड सप्लाई होगा तो वाइट ब्लड सेल भी आएंगे। वाइट ब्लड सेल जो ब्लड क्लॉट हो गया था, ब्लड क्लॉट या हम इधर लिख देते हैं, वाइट ब्लड सेल जो ब्लड क्लॉट हुआ या जो बोन पीसीस थे, जो हड्डी टूटी, उसको क्या करेगा, उस डेब्रिस, इसे हम डेब्रिस कह रहे हैं, उसको वो क्लियर करना शुरू कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट आएंगे। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फाइब्रोब्लास्ट, आप ज़हन में रखें, जो बोन की कंपोजिशन पड़ी थी उसके अंदर एक प्रोटीन थी जिसे हम फाइब्रस प्रोटीन कह रहे थे, जिसे हमने कहा था कोलेजन्स। क्योंकि ये फाइब्रस है, रेशेदार है, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या आएंगे, वो सेल आएंगे जो प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर देंगे, कोलेजन प्रोटीन को बनाना शुरू कर देंगे। और ओस्टियोब्लास्ट जो है, जिसे हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बोन बनना शुरू हो जाएगी। दोनों यानी कि प्रोटीन जिसे हम फाइब्रोब्लास्ट कह रहे हैं, कोलेजन प्रोटीन फाइब्रस होती है, रेशे बनना शुरू हो जाएंगे। एंड ओस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइड, वो वहां पर मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी जहां पर हड्डी टूटेगी, एंड बिगेन टू कंस्ट्रक्ट बोन, और वहां पर वो बोन को बनाना शुरू कर देंगे। ये तो थी सेकंड फेज। अब है नेक्स्ट थर्ड फेज, जिसे हम कहते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन। ऊपर हमने पढ़ा कि सॉफ्ट कैलस बनेगा, पहले एक नरम सा जो खिंड बनेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होने लग जाएगा हार्ड कैलस के अंदर, जैसे बोनी बोन्स बनना शुरू हो जाएगी, वो हार्ड होने लग जाएगा। अब वो कैसे होगा, देखें, ओस्टियोक्लास्ट जिसे हम कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ये दो सेल्स की बात बताई जा रही है यहां पर। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट बेसिकली क्या है, वो कंटिन्यू टू माइग्रेट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट, वो मुसलसल माइग्रेट करेंगे, वहां पर बार बार उनकी डेवलपमेंट होने लग जाएगी, इनवर्ट अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई और अपने आप को मजीद बढ़ाएंगे तेजी के साथ, एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस, और वो गालबन कन्वर्ट कर देंगे जो एक नरम कैलस है उसे बोनी कैलस के अंदर, यानी कि हड्डी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दो चीजें हैं, आप ज़हन में रखें, ओस्टियोक्लास्ट ये अलग चीज है, ओस्टियोब्लास्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद ओस्टियोसाइट भी आएंगे। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ये बोन डिसॉल्विंग होते हैं। अब याद रखिएगा, जब हड्डी बनेगी तो सॉफ्ट कैलस पहले बनेगा। सॉफ्ट कैलस जो होता है वो कार्टिलेज का होता है, वो कार्टिलेज को खत्म करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट आएंगे ताकि उस डेब्रिस को खत्म करें, ताकि हड्डी बनना शुरू हो, वो कन्वर्ट करे उसे बोन्स के अंदर। तो रिप्लेस कर देंगे ओस्टियोक्लास्ट कार्टिलेज को बोन्स के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग करेंगे बोन, और ओस्टियोसाइट उसे मैच्योर करेंगे और वो अंदर की तरफ कंटिन्यूटली मूवमेंट करवाएंगे और तेजी के साथ रैपिडली करेंगे, और सॉफ्ट कैलस को कन्वर्ट किसके अंदर कर देंगे, बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देंगे और हड्डी बनना स्टार्ट हो जाएगी। बोन फॉर्मेशन बिगेन 3 to 4 वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो हड्डी है वो बनना शुरू हो जाती है, बोनी कैलस के बाद हड्डी बनना शुरू हो गई,
3 से 4 हफ्ते आफ्टर इंजरी, जब आपको चोट लगेगी उसके 3 से 4, अक्सर बच्चे इसको मंथ कह देते हैं और गलत कराते हैं, 3 से 4 हफ्ते बाद इंजरी के हड्डी बनना स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू और बनती जाएगी अंटिल अ फर्म बोनी, जब तक एक बोनी फर्म, एक मजबूत हड्डी आपस में जुड़ नहीं जाती, इस फॉर्म विद इन द 2-3 मंथ लेटर, 2 से 3 माह मजीद इसको लगेंगे। तो दो बातें आपने समझनी है कि इसके अंदर जो सॉफ्ट कैलस है वो कन्वर्ट हो रहा है बोन्स के अंदर, बोनी कैलस के अंदर। ओस्टियोब्लास्ट जिसे हम ओस्टियोसाइट भी कह रहे हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ये दो आएंगे। ओस्टियोक्लास्ट जो डेब्रिस है, कार्टिलेज है, नरम सॉफ्ट, उसको खत्म करेगा, गंदमंद को खत्म करेगा। ओस्टियोसाइट मिच्योर करेगा, हड्डी को मजबूत बनाएगा, और ओस्टियोब्लास्ट वहां पे बॉन फॉर्मिंग करेगा, कंटिन्यू माइग्रेट करेगा और सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देगा। बोनी फॉर्मेशन बिगिन 3 to 4 weeks after injury and continue until a firm bony union is formed, और जब तक कि हड्डी मजबूत नहीं हो जाती, तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर, यानी कि ये 3 से 4 हफ्ते इंजरी के बाद और उसके बाद 2 से 3 माह उसको मजीद लगेंगे रिकवर होने में। उसके बाद जब तक हड्डी उसकी उसी जगह पर दोबारा आ नहीं जाती जैसे कि पहले टूटने से पहले मौजूद थी। रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग का क्या मतलब होता है? रीमॉडलिंग का मतलब फर्निश करना। अब बॉडी उस हड्डी को बहुत खूबसूरत तरीके से फर्निश करेगी, उसको दोबारा उसे रिमॉडल का मतलब दोबारा उसे उसी पोजीशन में लेकर आएगी जैसे कि पहले टूटने से पहले मौजूद थी, उसे रिमॉडलिंग कहा जा रहा है। आफ्टर सेवरल मंथ्स, बोनी, कई महीनों के बाद जो बोनी कैलस है रिमोल्डेड, वो अपनी उसी जगह पर पोजीशन पर आएगा, फर्निश हो जाएगा बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड। बहुत सारा मटेरियल जो होता है वो हड्डी के अंदर भी आ रहा होता है, बहुत सारा हड्डी से बाहर भी जा रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है जो हड्डी के लिए फायदेमंद होती है, हड्डी को मजबूत बना रहे हो, जो चीज़ें नहीं यूज़ करे उसे हड्डी से बाहर भेजा जा रहा होता है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिमोल्डेड एरिया रिजेंबल, और जो अब हड्डी जुड़ जाएगी कई महीनों के बाद, वो बिल्कुल वैसे होगी रिजेंबल डेट द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन, जैसे कि ओरिजिनल टूटने से पहले थी, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड द सेम सेट ऑफ द मैकेनिकल स्टीमर, और वो उसी तरह मूवमेंट करेगी हड्डी जिस तरह के वो टूटने से पहले करती थी। यानी कि तमाम उसको वो इम्पल्स आएंगे, पैगाम आएंगे, जैसे कि वो पहले मूवमेंट, बाजू टूटी थी तो बाजू उसी तरह मूवमेंट करेगी, उसी तरह उसको मैसेज आएंगे, उसी तरह नर्व इंपल्स आएगी, उसके बाद न्यूरॉन मैसेज लेकर आएंगे जैसे कि पहले था। तो ये तमाम चीज़ें रिमॉडलिंग कहलाती है, फर्निश करना, उसे बेहतर बनाना हड्डी को ताकि वो पहले जैसी बन जाए, तो इसे हम रिमॉडलिंग कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा एक सवाल था, रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन, जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया बाई चांस। तो आप एक ही सवाल है, बेसिकली 2 लेक्चर्स बन गए ये बेसिकली इसके, लेकिन आपने एक ही लेक्चर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 13 है ये हमारा इस वक्त कंप्लीट हुआ। ये रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स है, बहुत अहम सवाल है। रिडक्शन, क्लोज एंड ओपन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जितनी फिगर्स इसके अंदर आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।